स्टार्ट भी हो गई, तो लिंक कहाँ है हमारे? ग्रुप में डालेगा जब भी देखेंगे वो। तो मेरे मोबाइल से नहीं जाएगा, मतलब मेरे मोबाइल से कर दे एक बार ग्रुप में सेंड, नहीं तो वो देखते ही नहीं है वो। गया? ठीक है भाई, अब आगे का देखते हैं अपन। कल आप लोगों को मैंने बताया था कि जितना भी अपन ने परागकण का विकास कैसे होता है और परागकण कैसे कार्य करता है, नर युग्मकोद्भिद क्या है, नर युग्मकोद्भिद का विकास पूरा पढ़ लिया था हमने। ठीक है, तो हमारे पास नर युग्मक बन गए थे। नर युग्मक बनने के बाद अब हमें क्या बनाना है? मादा युग्मक, मतलब अंडकोशिका बनानी है। तो अब हमें पूरा का पूरा अंडकोशिका कैसे बनेगी, वो कहाँ होती है स्थित, इस बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं स्त्री केसर या जायांग। ठीक है, स्त्री केसर या जायांग, इसको हटाओ यार। अब देखो, जितने भी आवर्त बीजी पादप होते हैं, मतलब जो एंजियोस्पर्म के पादप हैं, उन सभी पादपों में क्या होगा? जो मादा जनन अंग होता है, वो मादा जनन अंग क्या कहलाता है? जायांग। तो एंजियोस्पर्म के पादप में मादा जनन अंग क्या होता है? या हम इसको क्या बोल सकते हैं? स्त्री केसर मादा जनन अंग होता है। कौन से पादपों में? एंजियोस्पर्म के पादपों में। अब ये तो आप लोग जानते ही हो, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्या होता है। 11th में आप लोगों के बहुत ज्यादा टॉपिक था इसके। ठीक है, ये जो जायांग है, जायांग की इकाई को अंडप कहते हैं। ठीक है, जायांग की इकाई का मतलब जो एक होगा, इसके अंदर एक भाग होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? अंडप। और बहुत सारे अंडप मिलकर क्या बना लेते हैं? जायांग बना लेते हैं। लेकिन कुछ पादपों में यदि एक ही अंडप का निर्माण हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक अंडपी जायांग कहते हैं। कुछ पादप ऐसे होंगे जिनके अंदर क्या होगा? एक ही अंडप पाया जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक अंडपी जायांग कहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लैक दिखाई दे रहा है क्या इसमें? वर्ड तो साफ साफ दिख रहे हैं ना? ठीक है, और कुछ पादप क्या होते हैं जिसमें बहुत सारे अंडक पाए जाएं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? बहुअंडपी जायांग कहते हैं। जैसे पपीता। ठीक है, तो एक अंडपी जायांग किसमें पाया जाएगा? गेहूं में। और बहुअंडपी जायांग किसमें पाया जाएगा? पपीता के अंदर पाया जाता है। तो आप लोग समझ गए इसके बारे में। मादा जनन अंग को क्या बोलते हैं? हम जायांग या स्त्री केसर कहेंगे। और जो जायांग होता है उसकी अगर एक इकाई की बात करें तो एक इकाई क्या होती है? अंडप होता है। और यदि पादप एक अंडपी है, यदि पादप एक अंडपी जायांग है उसमें, तो वो गेहूं का एग्जाम्पल है। और बहुअंडपी जायांग वाले भी होते हैं, जैसे पपीता के। अब बहुअंडपी जायांग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब दो प्रकार के बांटे गए हैं। ठीक है, अब बहुअंडपी जायांग के बारे में देखते हैं। मिटाने का कहां गया? बहुअंडपी जायांग
दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, युक्तांडपी। पढ़ा होगा ये आप लोगों ने पहले, आया था ना आप लोगों के, युक्तांडपी। या इसका दूसरा नाम क्या है, संयुक्तांडपी। ठीक है, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, सिनकार्पस। सिनकार्पस। और ये वर्ड आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जो दूसरा प्रकार है इसका, उसका नाम है व्युत्तांडपी। ठीक है, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम एपोकार्पस। ठीक है, तो ये वर्ड दोनों आप लोगों को याद रखने हैं, सिनकार्पस क्या है, एपोकार्पस क्या है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इनको भी दे दिया जाता है, तो सिनकार्पस किसे कहते हैं और एपोकार्पस किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड आप लोग याद रखोगे, जो इंग्लिश वर्ड जो काम आते हैं आप लोगों के वो मैं बता दूंगा। ठीक है, जैसे अभी ये वाला वर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, सिनकार्पस एपोकार्पस, डायरेक्ट पूछ लेते हैं इनको। ठीक है, तो ये वर्ड भी आप लोगों को याद रखने हैं। अब संयुक्त अंडपी क्या होता है, वियुक्त अंडपी क्या होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बहुअंडपी जायांग का मतलब क्या था कि जब किसी स्त्री केसर के अंदर बहुत सारे जायांग पाए जाए, मतलब बहुत सारे, जब किसी जायांग में बहुत सारे अंडक उपस्थित हों तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुअंडपी जायांग कहते हैं। बहुअंडपी जायांग दो प्रकार के हैं, पहला प्रकार तो क्या है, संयुक्त अंडपी, और दूसरा प्रकार क्या है, वियुक्त अंडपी। अब देखो संयुक्त अंडपी का मतलब क्या है कि जब एक ही जायांग में बहुत सारे अंडक हों, जैसे ये मैं बनाया, मैंने एक डायग्राम बना रहा हूं मैं। ठीक है, अभी आप लोग इस ऊपर वाले भाग को मत देखो, ये नीचे वाला भाग है इसका। ठीक है, आपको क्या लग रहा है, ये एक है कि बहुत सारे हैं, क्या लग रहा है बताओ, एक ही लग रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, अब इसको मैंने ऐसे बना दिया, अब नीचे वाले भाग को मत देखो आप लोग, ऊपर वाले भाग को देखो, तो क्या लग रहा है आप लोगों को, भाई बहुत सारे खंड होंगे ये। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, संयुक्ता अंडपी पढ़ रहे हैं, इसमें ये सब क्या है, अंडप हैं, ये सब क्या है, अंडप हैं। ठीक है, जितने भी डॉट लगाए मैंने, तो ये सब क्या है, अंडप हैं। लेकिन सारे अंडप, अब ऊपर से मत देखो, नीचे से देखो, सारे अंडप क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब किसी जायांग में बहुत सारे अंडप उपस्थित हों, लेकिन सारे के सारे अंडप क्या हो, आपस में जुड़े हुए हों, संयुक्त हों, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्ता अंडपी कहते हैं। ऐसे के ऐसे इसके अंदर है, इसका एग्जाम्पल है अफीम। इसका बॉटनिकल नेम तो याद होगा, पेपावर सोमनीफेरम। ठीक है, याद है ना आप लोगों को। ये दूसरा है वियुक्ता अंडपी। अब इसमें देखो आप लोग, अब देखो ये जितने भी अंडप, अब इसमें क्या है, आपको सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जब किसी जायांग में बहुत सारे अंडक उपस्थित हों, लेकिन सभी अंडक क्या हो, अलग अलग पृथक रूप से दिखाई दें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वियुक्ता अंडपी कहते हैं। तो दोनों बात समझ में आ गई आप लोगों के, संयुक्ता अंडपी और वियुक्ता अंडपी। ठीक है, तो वियुक्त अंडपी में क्या देखा आप लोगों ने, सारे के सारे जो जायांग हैं वो सब पृथक पृथक रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है माइचेलिया। ठीक है, और इसका है अफीम। दोनों बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद आता है जो स्त्री केसर है, उसे तीन भागों में बांटा गया है। सबको याद है, मैं शुरू से ही यही बताता रहा हूं आप लोगों को, जिस दिन लेसन स्टार्ट हुआ था उस दिन से।
जिस दिन से लेसन स्टार्ट हुआ है उस दिन से ही मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाता आ रहा हूं, ये आप लोगों ने देखा होगा। ये डायग्राम, तो स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ऊपर ही ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? वृत्तिकाग्र। और ये लंबी नलिका समान संरचना को वृत्तिका, और आधार वाले फूले हुए भाग को अंडाशय। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये तीनों मिलकर निर्माण करते हैं स्त्री केसर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं अभी, जायांग का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे आप लोगों को बात समझ में? तो अब यही तीनों भाग मुझे वापस बताने हैं जो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, अपन को याद आ जाएगा पहले वाली बात। ठीक है ना, तो पहले वाली जो भी बात है वो भी सब याद आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं लिखूंगा नहीं इस चीज को यहाँ पर, क्योंकि मैं बार बार मतलब पहले भी इसको लिखा चुका हूं, तो अब बार बार में लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को पीडीएफ में तो मिल जाएगा सीधा ही लिखा हुआ, तो आप लोग वहां से लिख लेना। लेकिन अभी मैं यहाँ पर बोर्ड पे पूरा रामायण नहीं लिखने वाला। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखो। जो स्त्री केसर है उसके 3 भाग है। पहला भाग कौन सा है? वृत्तिकाग्र। ठीक है साहब, अब ध्यान से सुनो। वृत्तिकाग्र, अब देखो जो पहले बताया था ना, सेम वो का वही टॉपिक है। तो वृत्तिकाग्र क्या है? स्त्री केसर का सबसे ऊपर वाला फैला हुआ भाग क्या कहलाता है? वृत्तिकाग्र कहलाता है। ठीक है, जो स्त्री केसर है उसमें जो फैला हुआ भाग है ऊपर ऊपर शीर्ष भाग पर, क्या कहलाता है? वृत्तिकाग्र कहलाता है। ठीक है, ध्यान से सुने जाना आप लोग, याद हो जाएगा आप लोगों को। और ये जो वृत्तिकाग्र होता है, ये वृत्तिकाग्र पर क्या पाया जाएगा? यहां पर वृत्तिकाग्र पर क्या पाया जाता है? वृत्तिकाग्र पर पाया जाता है सलेस्मा नामक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, अब जो ये वृत्तिकाग्र क्या काम करेगा? यहां से कहीं से उड़ता हुआ कौन आएगा? पराग कण आता है। ठीक है, तो पराग कण को ये क्या काम कर रहे हैं? ये पराग कण को आधार या मंच प्रदान करते हैं। ये यहां आके बैठेगा ना, मंच पे बैठते हैं हम भी। ठीक है, तो ये इसके बैठने का स्थान है, तो इसको क्या कर रहा है? ये आधार या मंच प्रदान करने का कार्य करता है। और इस सलेस्मा के कारण ये पराग कण इस पे चिपक जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि सलेस्मा यदि नष्ट हो जाता है तो पराग कण में उपस्थित जो पोलन किट नामक पदार्थ है, उस पदार्थ के कारण ये परागकण वृत्तिकाग्र पर चिपक जाएगा। आगे बात समझ में आप लोगों को यहां तक की कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, दूसरा भाग है वृत्तिका। ठीक है, तो वृत्तिका क्या होती है? वृत्तिकाग्र ऊपर ही ऊपर वाला भाग और अंडाशय, इन दोनों को जोड़ने वाली एक लंबी नलिकाकार संरचना को हम वृत्तिका कहते हैं। ठीक है, ये तो ये रही लंबी नलिकाकार संरचना, वृत्तिका कहते हैं। अब मैंने कल आप लोगों को बताया था कि यहां से इसमें एक लंबी पराग नलिका यहां आएगी। ठीक है, यहां इसमें ये बीजांड होगा, ये बीजांड काय होगा, वो बात की बात है, अभी तो यहां तक लाने दो इसको। ठीक है, तो इसमें ये लंबी नलिका है, इस लंबी नलिका को नष्ट करने का जो कार्य करती है, तो ये जो वृत्तिका है, इस वृत्तिका से एक रासायनिक पदार्थ का स्त्रवण होता है। ठीक है, ये ऐसे पूरी पैक होती है, ये इसमें से निकलता है, तो इसमें एक रासायनिक पदार्थ का स्त्राव होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? पेक्टिनेज एंजाइम कहते हैं। तो ये पेक्टिनेज एंजाइम क्या काम करेगा? इस पराग नली को नष्ट करने का कार्य करता है। आगे बात समझ में? तो अब यहां से ये वर्ड फिर याद रखना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट बात आ गई कि पराग नलिका को नष्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है? पेक्टिनेज एंजाइम। आगे बात समझ में? 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। तीसरा पॉइंट, ये वाला भाग। ठीक है, दूसरे वाले भाग में क्या था? वृत्तिका। वृत्तिका में क्या याद रखना है आप लोगों को? पेक्टिनेज एंजाइम। ठीक है, तीसरा भाग क्या आ गया? अंडाशय। ठीक है,
तो स्त्री केसर का आधार्य फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। इस अंडाशय में बीजांड व अन्य संरचनाओं का निर्माण होता है। तो ये तो बनाया मैंने बीजांड, अभी इसकी संरचनाएं पढ़ने वाले हैं हम थोड़ी देर पहले, मतलब कुछ देर बाद इसको पढ़ने वाले हैं हम, ये क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो जो स्त्री केसर का आधार या फूला हुआ भाग होता है, उस आधार या फूले हुए भाग को हम क्या बोलते हैं? अंडाशय कहते हैं। और इस अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है। तो ये वर्ड फिर याद रखना है, अंडाशय में किसका निर्माण होगा? बीजांड का निर्माण होता है। आगे बात समझ में? तो ये आप लोगों का कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया? जायांग वाला भाग। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं हम। जो आवर्त बीजी पादप है, थोड़ा पहले वाली क्लास का बोल रहा हूं मैं, जो आवर्त बीजी पादप है, उन आवर्त बीजी पादपों के अंदर मादा जनन अंग का काम कौन करेगा? जायांग करेगा। ठीक है, या फिर जो जायांग या स्त्री केसर करता है। यदि जायांग में एक अंडक उपस्थित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक अंडपी जायांग कहते हैं। एग्जाम्पल क्या बताओगे? गेहूं। यदि जायांग में बहुत सारे अंडक उपस्थित हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? बहुअंडपी जायांग कहते हैं। एग्जाम्पल क्या बताओगे? पपीता। ठीक है, जो बहुअंडपी जायांग होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो सिनकार्पस और एक एपोकार्पस। सिनकार्पस का मतलब होता है संयुक्ता अंडपी। यदि जायांग में बहुत सारे अंडक उपस्थित हो और सारे के सारे अंडक क्या हो? आपस में जुड़े हुए हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? संयुक्ता अंडपी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या बताओगे? अफीम। यदि जायांग में बहुत सारे अंडक उपस्थित हो और सभी अंडक क्या हो? अलग अलग दिखाई दें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बहुअंडपी या वियुक्ता अंडपी जायांग कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या बताओगे? माइचेलिया। आगे बात समझ में? फिर उसके बाद जो जायांग है, स्त्री केसर होता है, उसके तीन भाग होते हैं। ऊपरी ऊपर वाला जो स्त्री केसर में शीर्ष वाला फैला हुआ भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्तिकाग्र कहते हैं। जो क्या काम करेगा? जो परागकणों को आधार या मंच प्रदान करने का कार्य करता है। जो स्त्री केसर वाला भाग है उस पर श्लेष्मा नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण परागकण वृत्तिकाग्र पर चिपक जाता है। लेकिन किसी कारणवश यदि श्लेष्मा नष्ट हो जाता है तो परागकण के ऊपर पोलन किट नामक पदार्थ पाया जाता है। जो क्या काम करता है? वो पोलन किट नामक पदार्थ वृत्तिकाग्र पर परागकण को चिपकाने का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट, वृत्तिका वाला भाग। वृत्तिकाग्र और अंडाशय के बीच एक लंबी पतली नलिका संरचना पाई जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं? वृत्तिका कहते हैं। इस वृत्तिका की भित्ति से पेक्टिनेज नामक एंजाइम स्रावित होता है। याद रखना है, पेक्टिनेज पेक्टिनेज एंजाइम स्रावित होता है, वो पराग नलिका को नष्ट करने का कार्य करता है। तीसरा भाग, अंडाशय। जो स्त्री केसर का आधार या फूला हुआ भाग होता है उसे हम अंडाशय कहते हैं, जिसके अंदर बीजांड का निर्माण होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं बीजांड। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसकी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछी भी गई है, इस साल भी आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि वापस नया कोर्स आया है तो लगभग वही क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। संरचना देख लो, समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ना अंकित, ये कुछ पॉइंट आते हैं ना, उन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना। क्या हुआ? कमेंट्स आए क्या? कहाँ चल रही है ये? मेरे क्यों नहीं यार आज? सर इसे एक बार और समझा देना। सर इसे एक बार और समझा देना। सर इसे एक बार और समझा देना।
जल्दी बोलो भाई, जल्दी रिप्लाई कर दो। ओके ठीक है, चलो अब जो अभी पढ़ा रहा हूँ ना, इसको देखना, बहुत अच्छी स्ट्रक्चर है और इसको समझने भी की कोशिश भी करना। अब मैं डायग्राम से समझाऊंगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं बीजांड। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद कर ही लेना। वैसे अभी जस्ट याद हो जाएगा अगर ध्यान से देखोगे तो। अब देखो, मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं, तो पहले हम आउटलाइन देखते हैं भाई, हमें पढ़ना क्या है ये तो पता चले ना हमें, भाई कौन सी संरचना पढ़नी है हमें। ये पढ़ने वाले हैं हम, ये तो है स्त्री केसर, ये पूरा, ठीक है। स्त्री केसर में ये वाली संरचना पढ़ने वाले हैं हम, ये वाली संरचना, ठीक है। ये अंदर का पूरा पढ़ने वाले हैं। ये जो है ना, ये भाग इससे टच है, ये क्या है, अंडाशय। ये वाला भाग क्या है, अंडाशय। तो मैं इसको निकाल के यहां बना रहा हूं, ठीक है। समझने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि अभी यहां पर बहुत सारे नाम आएंगे तो वो वहां अच्छे से दिखेंगे नहीं, तो मैं आप लोगों के सामने बड़ा चित्र बना रहा हूं। थोड़ा ये फिसलता है पेन, ठीक है। हाँ तो भाई, अब हमने वो संरचना थी, ये वाली जो संरचना थी ना, वो निकाल के हमने यहां ले आए हम इसको, ठीक है। अब इसको पढ़ना है हमें अच्छे से। अब ध्यान से देखो, पहला पॉइंट, तो अभी मैं यहां से समझा कि इधर आता हूं। ये तो क्या है अपने पास, अंडाशय। ये पूरा भाग जो मैं डार्क डार्क कर रहा हूं, ये है अंडाशय, ठीक है। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो डार्क की मैंने लाइन पूरी, इसको बोल सकते हैं हम अंडाशय की भित्ति है। ये क्या है, ये अंडाशय की भित्ति है ये, ठीक है। ये पूरा भाग तो अंडाशय है, और ये अंडाशय क्या है, अंडाशय की भित्ति है, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है साहब। तो ये जो बीजांड है, ये बीजांड, ये अंदर वाली संरचना जो अभी मैंने ये बनाई है, ये बीजांड, ठीक है। तो जो बीजांड होता है वो अंडाशय की भित्ति से जिस स्थान से जुड़ा हुआ होता है, यहां से जुड़ा हुआ है, तो जिस स्थान से जुड़ा हुआ होता है, ये यहां से जुड़ा हुआ है, देख लो ध्यान से, देख लेना एक एक बात को। बीजांड अंडाशय की भित्ति से जिस स्थान से जुड़ा हुआ होता है, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, उस स्थान को हम बोलते हैं बीजांड व्रंत कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, बीजांड व्रंत कहते हैं। पहले पॉइंट पे जो पहला पॉइंट है, आगे समझ में। तो बीजांड व्रंत किसे कहेंगे, अंडाशय, बीजांड अंडाशय भित्ति से जिस स्थान से जुड़ा हुआ होता है, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, बीजांड व्रंत कहते हैं।
बीजांड वृंत में एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है। ये उभरी हुई संरचना आप लोगों को दिखाई दे रही है। अब बीजांड वृंत में एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है। इस उभरी हुई संरचना को हम क्या बोलते हैं? इस उभरी हुई संरचना को बोलते हैं हम राफे। क्या बोलते हैं? राफे। और ये जो गोला अंदर बनाया है, इस गोले को बोलते हैं हम बीजांड काय। ठीक है, तो बीजांड काय बीजांड वृंत से, ये बीजांड वृंत है ये वाला भाग, तो बीजांड काय बीजांड वृंत से जिस स्थान से जुड़ा हुआ होता है, ये यहां से जुड़ा हुआ है, तो जिस स्थान से जुड़ा हुआ होता है उस स्थान को बोलते हैं हम, अब यहां लिख देता हूं मैं, हाइलम। उस स्थान को क्या बोलते हैं हम? हाइलम कहते हैं। आगे बात समझ में। बीजांड के चारों ओर, ये सॉरी, बीजांड काय के चारों ओर, ये बीजांड काय है, इस बीजांड काय के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। ये रहा पूरा सुरक्षात्मक आवरण। एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? अध्या आवरण कहते हैं। ठीक है, बाहर वाले अध्या आवरण को बाह्य अध्या आवरण, अंदर वाले अध्या आवरण को अंतः अध्या आवरण कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। बीजांड काय के चारों ओर, ये बीजांड काय है, इस बीजांड काय के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अध्यावरण। बाहर वाले अध्यावरण को बाह्य अध्यावरण कहते हैं, अंदर वाले अध्यावरण को अंतः अध्यावरण कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल है, जैसे लीची, यहां लिख देता हूं, जैसे कुछ एग्जाम्पल है लीची, और एक और है अरंडी। लीची व अरंडी में 3 अध्या आवरण पाए जाते हैं। इसमें तो आप लोग देखो 1 और 2 ही अध्या आवरण है, लेकिन ये आप लोगों को याद रखने हैं। लीची और अरंडी में 3 अध्या आवरण पाए जाते हैं। इस लीची में जो खाने योग्य भाग होता है उसे, वो जो लीची में खाने योग्य भाग होता है उसे हम बोलते हैं एरिल। लीची में जो खाने योग्य भाग होगा उसे हम क्या बोलते हैं? एरिल कहते हैं। तो ये जो लीची में तीसरा अध्यावरण पाया जाएगा, जो तीसरा अध्यावरण होगा ना, सपोज करो मैं यहां बना देता हूं तीसरा अध्यावरण, तो वही अध्यावरण इस लीची के अंदर खाया जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं? एरिल कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये एरिल भी याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, लीची में खाने योग्य भाग क्या होता है? ठीक है, एरिल होता है। जैसे आप लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा होगा, वो आप लोगों को याद होगा कि नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? कौन से भाग को खाते हैं नारियल में? बताओ, देखे देखे कमेंट्स करना भाई, देखे कौन है ये, बताना बेटा, नारियल में खाने योग्य भाग क्या होता है? श्रद्धा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। उसके अंदर का सफेद वाला भाग। अरे भाई बेटा, ये तो बच्चे होंगे ना जो पहले दूसरे के बच्चे होंगे। अब देखो, उसको बोलते हैं भ्रूण कोश। ये आएगा बेटा, टेंशन मत ले, अभी पता नहीं 11th में तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा, ये 11th में आ चुका है तुम्हारे। ठीक है, तो लेकिन अब ध्यान रखना, भ्रूण कोश को खाते हैं हम। ठीक है, और वो क्या बोलते हैं, एप्पल था क्या, कौन सा था, सेब ना, सेब में किसको खाते हैं? पुष्पासन। चलो कोई नहीं, अभी तुम्हें याद नहीं रहेंगे ये, क्योंकि ये 11th में आया था ना आप लोगों के, पूरी पुष्प की संरचना, फल की संरचना वहां पर बताया होगा आपके टीचर ने। ठीक है, तो यहां पर देखो दोबारा रे, मैं इससे हट गया, ध्यान से देखो वापस। हाँ,
दोबारा शुरू से बताता हूं मैं भूल जाता हूं। ध्यान से देखो, जो अंडाशय है, बीजांड अंडाशय भित्ति से जिस स्थान से जुड़ा हुआ होता है उस स्थान को क्या बोलते हैं, बीजांड व्रंत कहते हैं। ठीक है, बीजांड व्रंत में एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिसे राफे कहते हैं। ये बीजांड व्रंत इस बीजांड काय के, ये गोल वाले भाग को बोलते हैं बीजांड काय। तो बीजांड काय के जिस स्थान से जुड़ा हुआ होता है उस स्थान को बोलते हैं हम हाइलम। ठीक है, बीजांड काय के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है जिसे बोलते हैं अध्यावरण। बाहर वाले को बाह्य अध्यावरण, अंदर वाले को अंतः अध्यावरण कहते हैं। लेकिन अरंडी व लीची के अंदर 3 अध्यावरण पाए जाते हैं और अरंडी में जो तीसरा अध्यावरण होता है उसे खाया जाता है और तीसरे अध्यावरण को क्या बोलते हैं हम, एरिल कहते हैं। तो ये एरिल याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, बीजांड काय में, ध्यान से सुनो, इधर देखो, बीजांड काय में जिस स्थान पर अध्यावरण नहीं होता है, अब देखो ये बीजांड काय है, इसके चारों ओर यहां पर अध्यावरण नहीं है। ठीक है, तो जिस जिस स्थान पर अध्यावरण नहीं होता है उस स्थान को बोलते हैं हम बीजांड द्वार कहते हैं। और बीजांड द्वार के ठीक विपरीत भाग को, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत भाग को क्या बोलते हैं, निभाग, या थोड़ा इसको इंग्लिश में बोलते हैं केलाजा। ठीक है, निभाग कहते हैं। ठीक है, कुछ पादपों के अंदर ये तीनों भाग, जैसे मैं यहां बनाता हूं, ये तो क्या हो गया, बीजांड काई। ये बीजांड द्वार, ध्यान से देखो, ये तो बीजांड द्वार। ठीक है, ये इसके निभाग और ये बीजांड व्रंत। ठीक है ना साहब, ये तीनों एक सीधी रेखा में हो। ठीक है, तो इस प्रकार के बीजांड को हम क्या बोलते हैं, सीधा बीजांड, या क्या बोलते हैं हम इसको, ऋतु बीजांड कहते हैं। आगे बात समझ में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनाट्रोपस, सॉरी आर्योट्रोपस, ARYRO TROPUS, आर्योट्रोपस, इसको बोलते हैं आर्योट्रोपस। तो ये याद रखना आप लोग, ऋतु बीजांड किसे कहते हैं, जब बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत तीनों एक सीधी रेखा में उपस्थित हो तो उसे तो हम क्या बोलते हैं, बीजा, उसको बोलते हैं सीधा बीजांड या ऋतु बीजांड या आर्योट्रोपस। देखो कहने का मतलब क्या है, ये है कहने का मतलब। आप लोग थोड़ा इसको देखो, मेरे हाथ को, इसको देखो, जैसे ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, ये बीजांड द्वार। ठीक है, यह वाला भाग क्या कहलाएगा, निभाग, और ये हाथ वाला भाग बीजांड व्रंत कहलाएगा। ठीक है, तो जब इस स्थिति में उपस्थित हो सीधे तीनों एक सीधी रेखा में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीधा बीजांड। लेकिन कुछ पादपों में क्या होता है, ये 180 डिग्री पर घूम जाता है। कुछ पादपों, ये यहां है ऐसा, और कुछ पादपों में क्या होगा, ये 180 डिग्री पर घूम जाता है। तो अब ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया है, ये ऐसे। तो इसमें तो क्या है, ये तो है बीजांड द्वार, ये निभाग और ये व्रंत साइड में। तो जब बीजांड द्वार और निभाग तो दोनों तो एक सीधी रेखा में हो और उनके पार्श्व में बीजांड व्रंत उपस्थित हो, तो इस प्रकार के बीजांड को हम बोलते हैं प्रति बीजांड कहते हैं। इसको बोलेंगे आर्योट्रोपस और इसको बोलेंगे हम एनाट्रोपस कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, एनाट्रोपस कहते हैं। एनाट्रोपस कहते हैं। आगे बात समझ में आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ठीक है, अब मैं, अभी तो बेटा ये मैंने केवल आधा बताया है, अभी तो इसके अंदर और संरचना आएगी। और संरचना कैसी,
3 यहां बनेंगे, 2 यहां बनेंगे, और ये 3 कोशिकाएं ऊपर बनेंगी। ठीक है, तो इसकी संरचना हम बाद में पढ़ेंगे अंदर वाले भाग को। अभी मैंने केवल बाहर वाला भाग बताया है, तो मैं एक बार और 5 मिनट में, 2 मिनट में इसको रिवाइज करता हूं, समझना। और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे वापस अभी फटाफट कमेंट्स कर देना, सर थोड़ा और बता दो या कोई दिक्कत है तो। ठीक है, नहीं पढ़ा सर, नीलाक्षी, चलो कोई बात नहीं बेटा, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसको अच्छे से देखो। ठीक है, अब देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमने अभी क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा बीजांड। ठीक है, 2 बार तो बोल चुका हूं मैं, तीसरी बार बोल रहा हूं। डायरेक्ट याद करने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है, यहां का यही याद करने की कोशिश करना, सामने होते तो मैं अभी सुन भी लेता आप लोगों से। ठीक है, अब यहां एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, डायग्राम से याद हो जाएगा आप लोगों को। हम क्या पढ़ रहे हैं, बीजांड। ठीक है, तो बीजांड अंडाशय के भित्ति से जिस स्थान से जुड़ा हुआ होता है, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, बीजांड व्रंत कहते हैं। तो ये रहा बीजांड व्रंत, ये वाला भाग जुड़ रहा है यहां से। ठीक है, इसको उठा के मैंने यहां बना दिया पूरा। जिस स्थान से जुड़ा होता है उस स्थान को क्या बोलते हैं, हम बीजांड व्रंत कहते हैं। बीजांड व्रंत में एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है, दिखाई दे रही है, अभी बनाया मैंने आप लोगों के सामने। एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, राफे कहते हैं। बीजांड व्रंत, इस बीजांड काय, ये जो गोल है अंदर वाला भाग, ठीक है, इसे हम बीजांड काय भी कहते हैं। और एक और नाम याद रख लो अभी तुम, भ्रूण भ्रूण कोश, ये भ्रूण कोश भी बन जाएगा बाद में। ठीक है, कैसे बनेगा वो बात की बात है, अब इसका नाम बीजांड काय और भ्रूण कोश याद रख लेना। ठीक है, तो बीजांड काय अंडाशय की, सॉरी, बीजांड काय बीजांड व्रंत से जिस स्थान से जुड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम कहते हैं। ठीक है, इस बीजांड काय के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अध्यावरण कहते हैं। बाहर वाले अध्यावरण को बाह्य अध्यावरण, अंदर वाले अध्यावरण को अंतः अध्यावरण कहते हैं। सामान्य सभी पादपों में 2 ही अध्यावरण होते हैं, लेकिन लीची और अरंडी, मिटा दिया क्या मैंने, लीची और अरंडी में 3 अध्यावरण पाए जाते हैं। और लीची के अंदर जो खाया जाने वाला भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एरिल कहते हैं। और ये एरिल क्या है, तीसरा अध्याय आवरणी एरिल होता है जिसे खाया जाता है। ठीक है, इस बीजांड में जिस स्थान पर अध्यावरण नहीं होता है, ये पूरा अध्यावरण है चारों ओर, लेकिन यहां पर अध्यावरण नहीं है, तो जिस स्थान पर अध्यावरण नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत भाग को क्या बोलते हैं, निभाग या केलाजा कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। जब बीजांड द्वार और बीजांड बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत तीनों एक सीधी रेखा में उपस्थित हो तो इस प्रकार के बीजांड को सीधा बीजांड, ऋतु बीजांड या आर्योट्रोपस कहते हैं। लेकिन जब बीजांड द्वार और निभाग तो एक सीधी रेखा में उपस्थित हो लेकिन बीजांड व्रंत उनके पार्श्व में उपस्थित हो तो इस प्रकार के बीजांड को हम प्रतीप बीजांड या एनाट्रोपस कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, बताना। आई के बेटा बात समझ में, आगे बढ़े। हाँ सर आ गई। ठीक है, ये नीलाक्षी भी है, तो देखो ये भी बताओ नीलाक्षी। हाँ सर, ठीक है साहब, 2 ही बच्चे पढ़ते हैं अपने तो ऑनलाइन, 2 ही बहुत बढ़िया है, और सब तो सोते रहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं, ये आप लोगों को डायग्राम समझ में आ गया।
इसका ये जो थ्योरी है लिखने की आवश्यकता नहीं है, याद होगी, पीडीएफ में सीधा मिल जाएगा। अब मैं आगे का भी बता देता हूं आप लोगों को। ये वाली संरचना, अंदर वाली संरचना, बहुत मजा आने वाला है। अभी तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये बनता कैसे है। जब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं ना, और अच्छा लगता है। देखो हमें ये बनाना, ये कैसे, ये एक एक कोशिका के बारे में देखेंगे हम, ये सारी कोशिकाएं बनी कैसे है, ठीक है ना, सब देखेंगे हम। तो अब मैं आप लोगों को ये अंदर वाली संरचना, बीजांड का या भ्रूण कोश का निर्माण बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसको तो रहने देते हैं, उसको साफ करते हैं। ये सीधा बीजांड ही हटा देते हैं। अगला हेडिंग पढ़ रहे हैं हम, भ्रूण कोश की संरचना। ये वाली संरचना पढ़ने वाले हैं अब हम, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ठीक है ना। ये वाली संरचना पढ़ेंगे हम। तो इसको निकाल के यहां बना देते हैं। अब तो पहले ये पढ़ा था, वहां से निकाल लिया, अब इसको निकाल के यहां बना देता हूं मैं। ये लो साहब, ये गोला निकाल के अभी मैंने बता दिया। अभी एक एक बारे में सारे स्टेप देखेंगे हम। अब देखो, अब थोड़ा दिमाग से काम लेना, ठीक है ना। ये क्या है, भ्रूण कोश। ये रहा भ्रूण कोश। ये भ्रूण कोश क्या है, इस बीजांड काय में, ये जो बीजांड काय वाला भाग है, इस बीजांड काय में धसी हुई संरचना है, ये इसके अंदर है। आ रही है ना थोड़ी बात समझ में, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। मतलब जो अभी मैंने ये बाहर निकाला, ये कहां धसा हुआ था, इस बीजांड काय के अंदर धसा हुआ था, ठीक है। तो भ्रूण कोश क्या है, भ्रूण कोश बीजांड काय में धसी हुई एक संरचना होती है, ठीक है। और जो अभी बोलने वाला हूं वो कई बार सभी एग्जाम में, जितने भी एग्जाम हुए होंगे ना आज दिन तक, उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आया ही है 100%। भ्रूण कोश एक 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय संरचना है, ठीक है। ये जो भ्रूण कोश है वो 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय संरचना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भ्रूण कोश कितने कोशिकीय व कितने केंद्रकीय होता है, कितने कोशिकीय कितने केंद्रक। तो कोशिकाएं भी याद रखनी है, कितने केंद्रक होते हैं ये भी याद रखना है। तो कभी ऑप्शंस में 7 आगे देता है, 8 पीछे देता है, 7 8 कर देता है, 8 8 कर देता है, 7 7 कर देता है, ठीक है। 7 कोशिकाएं कौन सी है, ध्यान से देखो। नंबर 1, इसका नाम है अंड कोशिका। नंबर 2, नंबर 3 क्या नाम है, सहायक कोशिका। दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे हम, अंड समुच्चय, ठीक है। 3 हो गई, 4 5 6 क्या नाम है, प्रतिमुखी या प्रतिव्यासांत कोशिका, ठीक है। 6 और 1 ये हो गई 7। इसका क्या नाम है, ध्रुवीय कोशिका या द्वितीयक कोशिका, ठीक है।
इस द्वितीयक कोशिका या ध्रुवीय कोशिका में होते हैं 2 केंद्रक, 1 2, ठीक है। सब एन एन है, अगुणित है ये सब, ये भी एन, 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 ये भी एन और ये भी एन, सब क्या है, अगुणित। तो कितनी कोशिकाएं हो गई, 1 2 3, ये 4 5 6 7, तो ये 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय, एक केंद्रक 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 केंद्रकीय संरचना होती है, ठीक है। तो ये वाला तो आप लोग दिमाग में बिठा ही लेना, हर एग्जाम में आता है, ठीक है। अपने जस्ट आई है इस साल एनसीईआरटी, तो हो सकता है अपने डायरेक्ट 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। अपन को 1 1 नंबर का ध्यान देना है ज्यादा, तो ठीक है। मेजर क्वेश्चन के अपन को टेंशन लेने की बात नहीं है बिल्कुल भी। मेजर क्वेश्चन तो बिल्कुल जो नोट्स पढ़ा रहे हैं उनसे ही जो हेडिंग है वो के वो ही आते हैं, ठीक है। 1 1 नंबर के लिए अपन को क्या है, ज्यादा डीप पढ़ना पड़ता है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी देखने पड़ते हैं, तो वो तो मैं आपको शीट दे देता हूँ, लेकिन इनको याद रखना जो मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ, 7 कोष के व 8 केंद्र की संरचना होती है, ठीक है। हाँ, तो ये भ्रूण कोष की संरचना क्या पढ़ रहे थे अपन, भ्रूण कोष की संरचना। तो जो भ्रूण कोष है वो बीजांड काय में धसी हुई संरचना होती है, जो कितने कोष की, 7 कोष की व 8 केंद्र की संरचना होती है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, मतलब 3 भागों में हम इसका अध्ययन करते हैं। पहला तो किसमें है, अंड समुच्चय में, दूसरा किसमें है, प्रतिमुखी कोशिका में, और तीसरा किसमें, ध्रुवीय केंद्रक में। अभी ये बना, ये आप लोग देखना, अभी थोड़ी देर बाद में इसको बताऊंगा, टाइम मिलेगा तो आज। ये बनता कैसे है, बहुत अच्छे से बनेगा ये, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनो, 3 प्रकार के, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, हटा देते हैं इसको, थोड़ा लिखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। अब देखो ये वाला भाग कौन सा था, ये वाला भाग था बीजांड द्वार। कौन सा भाग था ये, बीजांड द्वार। खत्म हो गया क्या, चल रही है, बीजांड द्वार, ठीक है। तो बीजांड द्वार वाले भाग पर, ठीक है, 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। पहला पॉइंट है, बीजांड द्वार वाले भाग पर 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, अंड समुच्चय कहते हैं, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं हम, अंड समुच्चय कहते हैं। इस अंड समुच्चय में बड़े आकार की कोशिका, बड़े आकार की कोशिका को अंड कोशिका या मादा युग्मक कहते हैं, जो अगुणित होती है। आगे बात समझ में, जो बीजांड द्वार के पास में एक 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं। अंड समुच्चय में जो बड़े आकार की कोशिका दिखाई देती है, उस बड़े आकार की कोशिका को क्या बोलते हैं हम, अंड कोशिका कहते हैं, ठीक है। जो ये अंड कोशिका है, इस अंड कोशिका को और क्या नाम दे सकते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। और ये कौन किस प्रकार की होती है, अगुणित, एन समझ रहे हो, ये अगुणित होती है। इस अंड कोशिका के दोनों तरफ 2 अगुणित कोशिकाएं पाई जाती हैं। अंड कोशिका, ये जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका के दोनों तरफ, अंड कोशिका के दोनों तरफ छोटे आकार की कोशिका पाई जाती है, जिसे सहायक कोशिका कहते हैं।
आगे बात समझ में। इन दोनों कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्या कारण है, क्या रीजन है, ध्यान से देखो। इन दोनों कोशिकाओं पर ऐसे तंतु पाए जाते हैं, ठीक है। इन तंतुओं को बोलते हैं हम फिलीफॉर्म उपकरण। क्या बोलते हैं हम इनको? फिलीफॉर्म उपकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? फिलीफॉर्म उपकरण कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग, ये तो है स्त्री केसर। थोड़ा बड़ा बना देता हूं जो अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिख रहा है नीचे तक? थोड़ा कट रहा है। क्या हुआ? ठीक है, दिख रही सबको? देखो यहां आ गया था परागकण, यहां आ चुका था ना परागकण, ठीक है। अब इस परागकण से एक लंबी नलिका बनी थी, उसका क्या नाम था? पराग नली, ठीक है। और यहां है बीजांड, और यहां है बीजांड काय या भ्रूण कोश, और यहां है अगुणित अंड कोशिका, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में? अब देखो ये जो पराग नली है, वो पराग नली यहां से ऊपर से आ रही तो सीधी तोड़ते हुए अंदर प्रवेश कर सकती है, नहीं कर सकती? चित्र में तो ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर से आ रही है तो ये तो सीधे ही प्रवेश कर जाएगी अंदर यहां से, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये यहां से भी प्रवेश नहीं कर सकती है, ऐसा भी नहीं होता है। इसको घूम फिर कर कहां आना है? आना तो यहां बीजांड द्वार पर ही है। जनन करना है तो जनन के स्थान पर ही आना है इसको, ठीक है ना। अब ये यहां से ही क्यों प्रवेश करती है, ठीक है ना, क्या कारण है? इसका कारण यही है फिलीफॉर्म उपकरण। ये जो फिलीफॉर्म उपकरण होते हैं, ये फिलीफॉर्म उपकरण क्या काम करते हैं? इस पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। तो ये सहायता कर रहे हैं ना जनन में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हम सहायक कोशिका कहते हैं। आगे बात समझ में। ये यहां पर आके प्रवेश करेगा, और ये यहां से, अब प्रवेश में अलग बताऊंगा आप लोगों को, 3 प्रकार से इसमें एंटर होगा ये, ठीक है। तो ये यहां आके दोनों नर युग्मक मुक्त हो जाएंगे, फिर एक इससे जुड़ जाएगा, तो एन और एन जुड़कर 2n युग्मनज बन जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, ये फिलीफॉर्म उपकरण क्या काम करते हैं? ये फिलीफॉर्म उपकरण क्या काम करेंगे? ये पराग नली को आकर्षित करते हैं। दूसरा काम क्या है? ये पोषक देते हैं, पोषक की जगह पोषण लिख देते हैं। पोषण देते हैं, किसको देते हैं? ये अंड कोशिका को पोषण देते हैं, अंड कोशिका को पोषण देने का कार्य भी करते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। दोनों बात समझ में आ गई क्या? को भी करवाओगे क्या? हाँ करवाएंगे ना, क्यों नहीं करवाएंगे। तो क्वेश्चन सेंड किए थे ना मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन के वो 10 क्वेश्चन किए थे, और वो सीट कही की थी, उनको क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे, लेकिन ऑफलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन में अभी तो पढ़ लेते हैं अपन। अभी बोलो ये समझ में आया क्या? या दोबारा से बताऊं मैं इसको, जल्दी बता दो। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है कि उधर जाने में, मेरी आवाज़ को डायरेक्ट जा रही है, इनको टाइम ज़्यादा लगता है क्या? हाँ सर आ गया, ठीक है साहब। ये बात आ गई दोनों को, यहां तक की बात समझ में, ठीक है। एक बार और बता दो सर, ठीक है साहब नीलाक्षी, एक बार और बता देते हैं। ध्यान से देखो आप लोग, अब मैं इसको वापस साफ करता हूं, वापस से देखना पड़ेगा हमें। नीलाक्षी केवल इसी को बताना है ना, या बीजांड को बताना है?
बोलो। नहीं सर, लास्ट में जो समझाया वही बताना है बस। ओके ठीक है। अब देखो, ये वाला मैं दोबारा समझाता हूं आपको। ये तो है हमारे पास स्त्री केसर, ठीक है। इस स्त्री केसर में ये है बीजांड, और बीजांड में ये है बीजांड काय। ठीक है साहब। अब यहां से मैं बताना स्टार्ट करता हूं वापस। ये बीजांड काय है, तो इस बीजांड काय में धसी हुई संरचना, तो मैं इसको डार्क कर देता हूं। तो ये संरचना, ठीक है। तो बीजांड काय में धसी हुई संरचना को हम क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, ये भ्रूण कोश बना दिया। भ्रूण कोश के बीजांड द्वार वाले भाग पर, अभी बताया था मैंने, पर जिस स्थान पर ये अध्य आवरण नहीं होता, ये वाला जो आवरण है वो नहीं होगा, उस स्थान को बोलते हैं बीजांड द्वार। इसको बोलेंगे बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार वाले भाग पर तीन कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। एक, ये दो, और ये तीन कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इसमें से जो बड़ी कोशिका है, ये बड़े आकार की कोशिका, बड़े आकार की कोशिका को बोलते हैं हम अंड कोशिका। क्या बोलते हैं बड़े आकार की कोशिका को? अंड कोशिका। इस अंड कोशिका में ही क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन होगा तो इसे हम क्या बोल देंगे? मादा युग्मक, क्योंकि नर युग्मक तो परागकण से ऊपर, सॉरी, जो ये परागकण था और ये पराग नली से ऊपर से आएंगे नर युग्मक। ये तो मैंने आप लोगों को कल बता दिया था, दो नर युग्मक बनेंगे। तो ये नर युग्मक है, वो ऊपर से आते हैं। ठीक है, तो बड़े आकार की कोशिका को हम क्या बोलते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। इसके पास जो दो छोटे आकार की कोशिकाएं होती हैं, इन छोटे आकार की कोशिका को क्या बोलते हैं हम? सहायक कोशिका कहते हैं। ठीक है, सहायक कोशिका क्यों कहते हैं ये समझाता हूं अब मैं। इन सहायक कोशिकाओं पर ऐसे तंतु पाए जाते हैं, ठीक है, इन तंतुओं को बोलते हैं हम फिलीफॉर्म उपकरण। फिलीफॉर्म उपकरण क्या करेंगे? ये जो पराग नली है, इस पराग नली को अपनी ओर आकर्षित यहां लाने का काम करेंगे। ये इसको यहां लाएंगे, यहां। तो पराग नली को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। तो ये क्या काम कर रहे हैं? इसको आकर्षित कर रहे हैं, तो मतलब यहां लाएंगे, इसको जनन की क्रिया कराएंगे, तो सहायता कर रहे हैं ये, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? सहायक कोशिका कहते हैं। और ये जो फिलीफॉर्म उपकरण हैं, या ये जो छोटी कोशिकाएं हैं, ये छोटी कोशिका इस अंड कोशिका को क्या काम करती है? पोषण देती है। तो पोषण देने का कार्य कर रही है, तो सहायता देने का काम कर रही है, तो इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं हम? सहायक कोशिका कहते हैं। ठीक है, बोलो, आगे के समझ में? हाँ सर, ठीक है साहब। अब दोनों ऊपर की पढ़ते हैं। तुम्हारा टाइम हो गया क्या? कितने बजे तुम्हारा टाइम? 10 मिनट है ना, मैं इसको समझाता हूँ, 10 मिनट खत्म हो जाएगा हमारे भी।
ठीक है, आगे तुम लोगों को समझ में? ठीक है साहब। अब देखो, जो बीजांड द्वार के ठीक विपरीत भाग, इस विपरीत भाग को हमने क्या बोला था? निभाग। ठीक है, निभाग पर 3 कोशिकाएं स्थित होती हैं। इन तीनों कोशिकाओं को क्या बोलते हैं हम? प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। ये तीनों कोशिकाएं आपस में जीव द्रव्य तंतुओं से जुड़ी हुई होती हैं। किससे जुड़ी हुई होंगी ये जुड़ी हुई होती है जीव द्रव्य तंतुओं से। और ये किसकी बनी हुई होती है? मतलब इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाएगा? लिपिड और प्रोटीन पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाएगा? लिपिड और प्रोटीन पाया जाता है। जब नर युग्मक जब इसमें भ्रूण का विकास हो जाएगा, तो ये भ्रूण के विकास के समय क्या हो जाती है? ये कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। क्यों नष्ट हो जाती हैं? क्योंकि जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता जाएगा, तो भ्रूण क्या काम करेगा? इस पोषक पदार्थ को खाकर नष्ट कर देगा। तो ये आप लोगों के कंप्लीट। इसके बाद इसके मध्य भाग में 2 अगुणित कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये जो ध्रुवीय कोशिका है, ये ध्रुवीय कोशिका किसका निर्माण करेगा? ये ध्रुवीय कोशिका भ्रूण पोष पतंग है ये। ठीक है ना, भ्रूण पोष। ये भ्रूण पोष क्या काम करता है? भ्रूण पोष परिवर्धित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो ये क्या काम करेगा? ध्यान से सुन लो। अब जो निभाग वाला भाग है, निभाग वाले भाग पर 3 अगुणित कोशिकाएं पाई जाएंगी, जिन्हें हम प्रतिमुखी या प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं। ये तीनों कोशिकाएं आपस में जीव द्रव्य तंतुओं से जुड़ी हुई होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है? लिपिड व प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और ये लिपिड व प्रोटीन की मात्रा क्या काम करेगी? जब भ्रूण बड़ा होगा तो उसे पोषक देकर ये नष्ट हो जाती है। बाद में बीच वाली जो कोशिकाएं होती है, इसमें 2 अगुणित कोशिकाएं होंगी, जिसे हम ध्रुवीय कोशिका या द्वितीय कोशिका कहते हैं, जिसके द्वारा किसका निर्माण होगा? जिसके द्वारा भ्रूण पोष का निर्माण होता है। और यह भ्रूण पोष क्या काम करता है? जो यहां से भ्रूण बनेगा, सब बताऊंगा बाद में कैसे बनेगा। तो जो भ्रूण बनेगा, उस भ्रूण को पोषण देने का काम कौन करेगा? भ्रूण पोष करता है। ठीक है, ये 2n और एक और आएगी, एक n और आएगा नरयुग्मक, क्योंकि एक n तो यहां जुड़ जाएगा और एक n यहां जुड़ेगा, 3n। तो पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि पादप के अंदर केवल एकमात्र ऐसी कोशिका होती है जो 3n होती है। वो कौन सी थी? भ्रूण पोष। वो यहां बनेगी। कैसे बनेगी? बाद में करेंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो बोलो फटाफट, बोलो। आ गया कि यहां तक की बात समझ? हाँ सर, ठीक है साहब। नीलाक्षी, ठीक है सर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? आज तक के नोट्स आप लोगों के पास सही से पीडीएफ से उतार लेना। ठीक है, अब आगे का पढ़ेंगे, इसका विकास पढ़ेंगे। अब हम कल ये पूरा विकास पढ़ेंगे, कम से कम 2 या 3 घंटे लगेंगे। ये कैसे बना, ठीक है, वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज तक यहाँ, ठीक है, ओके। रोक दो क्लास को, रोक दी।